दोस्तों, आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज मैं दिल्ली में हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने जा रहा हूँ। मेरे बहुत क्लोज हैं वो, और वो आपको जैसे जनरली हम आप देखते हो कि पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आप डेली न्यूज़ में देख रहे हो। हिंदू न्यूज़पेपर में आप ये डेली न्यूज़ सुनते हो कि पोल्यूशन क्या है। तो एक्चुअल जो पोल्यूशन है आप क्या समझते हो? तो क्या पोल्यूशन एयर में है, क्या वो वाटर में है, या आसपास आप जो भी स्मॉग सुन रहे हो, नए वर्ड्स जैसे कि आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज्योग्राफी में, तो ये क्या है? तो इसको समझने के लिए हमारे साथ अंकल हैं हमारे, डॉक्टर AK जैन। आप उनसे हम कुछ इन्वायरमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं, जिनको कि काफ़ी इन्वायरमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें आपको जो नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए उसको और क्लियर कर लेते हैं। अंकल, आप थोड़ा सा आप बताइए कि एनवायरनमेंट के बारे में क्या आप सोच रहे हैं, और क्या आपका गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो इस संदर्भ में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने को पॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है जी, कि हम पॉल्यूशन किस चीज़ को मान के चल रहे हैं उसको क्लियर करना होगा। अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में ये है, चाहे हमारी सरकारी एजेंसीज हो या आम पब्लिक हो, वो तभी हल्ला मचाने लगती है जब हवा हेजी होने लगती है। हवा हेजी होती है तभी पॉल्यूशन होता है, बाकी समय पॉल्यूशन नहीं होता। पॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हमारे हैबिटेशन में, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे सॉइल हो, चाहे वो फूड आइटम हो, अगर उसमें कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करता है तो वो एडवर्स इफेक्ट तो डालेगा। अब वो एडवर्स इफेक्ट चाहे हमारे पशुओं में आए, हमारे पौधों में आए, या हम डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग में आए, हम सबको अफेक्ट करेगा। अगर सपोज कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस सॉइल में आता है तो वो प्लांट में जाएगा, प्लांट के जरिए से वो अपने फूड आइटम पे जाएगा, फूड आइटम हम खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में भी जाएगा। तो क्या वो पॉल्यूशन नहीं है? तो अपने को सबसे पहले इन चीज़ों को बेसिक ग्राउंड रूट पे यहाँ पे अंकल मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। जो हमारे 6th क्लास के और जो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बता दूँ, जो अंकल अभी आपको जो बता रहे थे, साइकिल आपका बताया कि एक लेवल से दूसरे लेवल में गया, जो वो ट्रॉपिक लेवल्स जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताई थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था 10% रूल, कि आपका जो बेसिक लेवल है वहाँ से जो कंजम्पशन सेकंड लेवल पे होता है, वहाँ पे आपका परसेंटेज 10% पे गिरता जाता है। और उसी के बारे में अंकल डिटेल में आपको बता रहे हैं, ये आप थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है अंकल, आप बताओ। इसमें साइंटिफिक टर्म यह है फूड चेन। जी जी। फूड चेन का मतलब है कोई भी फूड आइटम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में गया है, या इसीलिए इसको क्लासिफाई किया है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। जो अपना एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो दोनों ही फैक्टर से बनती है। हम उसमें ये नहीं कह सकते कि जो एबायोटिक मतलब अगर सॉइल में है, सॉइल में अगर हमने कोई जहरीला पदार्थ या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला पदार्थ गलत कहना होगा, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस वो अगर प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो किसी तरह से पौधे में ऊपर भी जाएगा, उसके जो फ्रूट होंगे उसमें जाएगा, और फ्रूट हम जब खाएंगे तो हम में आएगा। या अगर वो ग्रास लेवल पे, ग्रास जैसे ग्रीन घास है, अगर उसको किसी पशु ने खाया तो वो पशु के खून में जाएगा, पशु के खून से वो उसके मिल्क प्रोडक्ट या जो भी हम उसका फूड आइटम, जैसे कोई नॉन वेज है, अगर वो चिकन खाता है या बीफ खाता है या कुछ खाता है, या दूसरा अगर वो दूध देता है, दूध पीने। और इस समय हिंदुस्तान में देखा जाए कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कि दूध और दूध से रिलेटेड आइटम ना बन रहे हों या यूज में ना आ रहे हों। तो अगर किसी भी तरीके से वो टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, खाया हमारे पशु ने अपने फूड आइटम के साथ, लेकिन अल्टीमेटली उससे वो भी एक्सपोज हुई, उसकी भी अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, क्योंकि वो भी एक पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम रखती है। अगर उसके जरिए से उसको भी नुकसान हुआ, हमको भी नुकसान हुआ। और अगर हम पिछला सेंसस डेटा देखें तो हिंदुस्तान में अगर आज की तारीख में पशु संख्या कितनी रह गई है,
ये ध्यान देने योग्य है। अगर हिंदुस्तान की जनसंख्या आज 140 करोड़ कही जा रही है, तो 140 करोड़ का मतलब कि कम से कम 50 करोड़ लीटर दूध डेली अपने यहाँ ज़रूरत है। तो और अंकल, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे हम आज के डेट में हमारी जो लोकल गाय हैं, जो नेटिव काउज हैं, हम उसका यूज़ ना करके हम HF पे जा रहे हैं, और जो फॉरेन ब्रीड्स हैं, क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, जो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्वालिटी हमारी गिर रही है, और A2 प्रोटीन कह रहे हैं, या जो भी आपका कहते हैं, वो टर्मिनोलॉजी तो मुझे बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं काउ फार्मिंग से रिलेटेड नहीं हूँ। तो उसमें अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो आप नहीं, बताओ। सवाल इसका देसी और विदेशी का नहीं है जी उसका जो प्रोडक्ट है, जी, चाहे वो देसी गाय हो चाहे विदेशी गाय हो, अगर उसने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खाया और अगर उस टॉक्सिक सब्सटेंस अगर खाएगी तो वो उसके खून में भी जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल। उसके खून में जाएगा तो वो जो भी प्रोडक्ट जनरेट करेगी, जैसे मिल्क देगी, तो मिल्क के जरिए से हम कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर तो हम ही है ना। जी 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 जी, बिल्कुल। अगर एंड कंज्यूमर में वो टॉक्सिक सब्सटेंस जा रहा है तो क्या हमको नुकसान नहीं होगा? और आज की तारीख में अगर पिछला सेंसस डेटा देखें तो पिछले 20 सालों में जीन और DNA रिलेटेड जो डिसऑर्डर बन रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा अच्छा। पहले जो बीमारियां बहुत ही रेयर टू रेयर होती थी, आज सबसे ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। अगर आप थोड़ा सा अंदाज लें, पहले इसी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ऐसी थी कि किसी भी घर में कम से कम 3 to 5 बच्चे हुआ करते थे। आज कितने परिवारों में इतने बच्चे हैं? दूसरा, अभी जो दूसरी स्टडी आई है जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात है जी, कि जो बच्चे पैदा भी हो रहे हैं उनका DNA क्योंकि शुरू में ही खराब हो चुका था, डैमेज हो चुका था एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तो उनमें जीन लेवल पे डिफेक्ट आ रहे हैं, और उसका कारण ये हो रहा है कि उनका ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा। जी जी जी। और अगर उनका ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा तो उनका लाइफ स्पैन कैसे होगा? क्या वो हेल्दी रहेंगे? या अभी जो रिसेंट डेटा आया है, 5 से 7 साल के बच्चों में जी कार्डियक डिसऑर्डर बनने लगे हैं। जी, ये अभी करंट अभी न्यूज आया था, मैं अभी 10 दिन, बिल्कुल हाँ बिल्कुल लेटेस्ट है, 10 दिन हाँ। पहले की न्यूज है ये। जी जी। अच्छा, और आज सुबह के ही अखबार में मैंने पढ़ा है, मैंने उससे पहले भी उस चीज़ को देखा था जी, लेकिन आज सुबह के ही अखबार में आया है कि वो बाकायदा स्टडी पब्लिश हुई, मैं डिटेल पेपर मैंने नहीं मिला है, लेकिन मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। अंकल थोड़ा सा हमारा रिक्वेस्ट है, अगर वो आपको उसके डेटा मिले तो मुझे आप दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मैं मैं अलार्मिंग चीज़ क्यों कह रहा हूँ? जी 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 बिहार के 4 गाँवों में जी, जो मदर हैं उनके मिल्क में यूरेनियम पाया गया है। अच्छा अच्छा, ओके। अगर मदर के मिल्क में यूरेनियम है तो क्या यूरेनियम कोई टॉनिक है? वो मदर को भी नुकसान करेगा और जो बच्चे उसको फीड करेंगे उनको भी नुकसान करेगा। अब ऐसी हालत में क्या वो बिहार के 4 गाँवों तक ही सीमित रहा? जी जी, वो तो फैल सकता है। नहीं नहीं, वो ऑलरेडी फैला हुआ है। जी जी, ओके। क्योंकि बिहार के 4 गाँवों में देखा, स्टडी किया गया, इसलिए पता लगा। अभी कुछ समय पहले आया था पंजाब का। अब सबसे पहले यहाँ पे गंभीर समस्या है यूरेनियम आया कहाँ से? सवाल इसका नहीं है। अगर आज अपने को पता लग गया है कि बिहार के 4 गाँव की मदर के मिल्क में यूरेनियम है, तो बाकी जगह नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल। दूसरा, सबसे चिंता की बात है कि जो ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि सेल डैमेज कर सकता है, कैंसर की उत्पत्ति में मूल कारण है, जिसका कि थोड़ा सा भी अंश होना या एक्सपोजर होना हर एक के लिए नुकसानदायक है। तो इसमें गवर्नमेंटल पॉलिसी पे आपका क्या कहना है कि गवर्नमेंट जो इस पे लीगल क्या एक्शन ले सकती है? सवाल थोड़ा लीगल सा का नहीं है। सबसे पहले तो इस पे मल्टी डिसिप्लिनरी एक स्टडी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। मैनिपुलेट, क्योंकि मैनिपुलेशन तो हो जाते हैं कि उस चीज को ढकने के लिए नहीं हमारा सेफ है, लेकिन अगर बिहार के 4 गाँवों में आया है तो क्या बाहर की जगह पे मुमकिन नहीं है? सब हम दिल्ली बॉम्बे को ही लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। इसकी सोर्स क्या है? यूरेनियम ऐसे ही नहीं आ गया। यूरेनियम का
मिल्क, वो भी मिल्क में पहुंचा, जी जी। तो मतलब वो लेडी काफी समय से उसको एक्सपोज हो रही थी। और वही नहीं, अगर देखा जाए तो उस पूरी फैमिली को देखा जाए कि उस फैमिली में भी उस यूरेनियम का कंटेंट कितना है, और उसको आगे के लिए मतलब अगर हम बाकी सिंसियर हैं तो जरूरी ये है कि हम आगे उसमें देखें कि ये चेक किया जाए। मैं झारखंड में, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जादूगोड़ा माइन गया था। तो जादूगोड़ा माइन में अभी भी जो बच्चे हो रहे हैं उनके कुछ ना कुछ डिसऑर्डर रहता है, या तो हाथ छोटे हो जा रहे हैं कोई, या पैर छोटे हो जा रहे हैं, ये जनरली देखा जा रहा है। नहीं तो ये सब देखा जाए तो तुमने बताया ना, ये कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे एक्सपोजर मिल रहे हैं, क्योंकि ये है बर्थ डिफेक्ट। किसी भी बच्चे की सपोज उंगली भी अगर टेढ़ी होती है जी जी, तो इसका मतलब उसमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट आया ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड। और अगर गेस्टेशन पीरियड में इस तरह का डिफेक्ट आ रहा है तो उस एरिया में और भी फैमिली में वो संभावना होगी। और अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट, यूरेनियम तो एक ऐसा सब्सटेंस है ना जी जी जी, कि वो तो रेडिएशन करता है, अगर उससे कोई भी एक्सपोज हुआ उसको नुकसान होगा, वो तो पूरी बॉडी को क्रॉस भी कर तो सकता है। इस समय इन सब चीज़ों को खाली एक या दो के लिए ये सोच कर नहीं चलना चाहिए जी कि ये खाली बिहार का मामला है। हमें इस समय जरूरी है कि पूरे नेशनल लेवल पे इस पे गंभीरता से लिया जाए और इसका मॉनिटरिंग और चेक पॉइंट दोनों ही बनाए जाएं। अगर हम इसको मॉनिटरिंग और चेक पॉइंट नहीं बनाएंगे तो बहुत ही गंभीर परिणाम होने वाले हैं। मेरे ख्याल से कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कि कैंसर पेशेंट नहीं होगा, और जिस घर में एक कैंसर पेशेंट होता है वो परिवार और जो खुद पेशेंट होता है वो किस तरह से उसको फेस करता है, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जी 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 जी। और दूसरे, अगर अपने हेल्दी बच्चे ही नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो उस चीज़ को देख रहा हूँ, मेरे को IVF में करीब 30 साल से ज़्यादा समय हो गया। जी अंकल इसके एक्सपर्ट भी हैं, ये मैं आपको बता दूं, जेनेटिक एक्सपर्ट हैं। तो इनकी जो बातें हैं जीन से रिलेटेड या जो भी इसमें कह रहे हैं, आप इसको एज ऑथेंटिक आप इसको ले सकते हो, क्योंकि ये कोई ऐसी सुनी हुई बातें नहीं कर रहे हैं या न्यूज में पढ़ी हुई नहीं, मेरे पास इनका खुद का एक्सपीरियंस है। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरे पास पब्लिश साइंटिफिक डेटा है, साइंटिफिक डेटा है। तो आप जो भी इसको देखोगे तो सीरियसली आप देखना, ये काफी सीरियस मैटर है, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको आप अपने तक ही नहीं, जो आप जिसको भी देखो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज शेयर करिएगा इस वीडियो को, ये बहुत सीरियस मैटर है। और मेरी तरफ से कोशिश है कि अगर किसी को भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर डायग्नोस जरूर कराए। जी जी, क्योंकि ये खाली इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं रही, और जैसे अंकल फैमिलियल मतलब अगर किसी मदर के मिल्क में मतलब कितनी गंभीरता की शॉकिंग न्यूज है। जी जी, मदर बच्चे को फीड कर रही है जिससे बच्चा हेल्दी हो, लेकिन ये नहीं उसके वजह से बच्चा हेल्दी होने के बजाय और क्राइसिस में जा रहा है। अंकल जैसे कुछ हमारे जैसे इंडिया में आप जान रहे हो कि बहुत आपके पर कैपिटा इनकम भी नहीं है, कई लोग तो मेडिसिन तक नहीं अवेल कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी बताइए कि जो हम डेली अपने हैबिट्स में चेंज कर लें कि जिससे हम इससे बच सकते हैं। नहीं, मैं तो इसमें सबसे पहले चाहूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है जी, नहीं हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या करेगी फ्यूचर का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो डेली हैबिट्स हैं कि हम क्या क्या इग्नोर कर सकते हैं जिससे हम इससे सीधे सीधे बच जाएं। और नहीं, उस हालत में तो यह है कि अगर आपको अपनी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है जी, किसी भी टाइप की, मतलब सपोज आपको कंटिन्यूस नोजिया रह रहा है जी, या कंटिन्यूस ब्रेन में हेडेक सा बना रहता है, या आपको कंटिन्यूस ऐसा लगता है मैं फ्रेश नहीं हुआ, आप रात को सोए सब कुछ हुआ, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, या आपको लगता है मेरे को खाने की इच्छा ही नहीं है। अरे जब आदमी सुबह उठेगा, रात को सोएगा, अगले दिन उसकी बॉडी में एक्टिवनेस होनी चाहिए और अपने खाने पीने का भी रहना चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई भी पैरामीटर अगर अफेक्टेड हो रहा है तो उसको प्रॉपर चेकअप कराए, उसमें डिले नहीं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं अब ये फैमिलियल जेनेटिक ट्रांसमिशन हो रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ हमने कोरोना में भी देखी, हमने बहुत छोटी सी बीमारी सोची थी उसको, और उसने पूरे वर्ल्ड को ही एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया, और इसको हमने पर्सनली फेस किया हम लोगों ने।
नहीं अच्छा, उसमें भी कोरोना वाली चीज़ में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। कोरोना पूरे वर्ल्ड में हुआ, लेकिन हमारे कंट्री में उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों हुई? अगर दूसरे देश उससे बच सकते थे, या अभी मैं पॉल्यूशन को भी लेकर कहूँगा, अगर आप पिछले इतिहास को देखें हिंदुस्तान का, तो 1980 तक हिंदुस्तान में पॉल्यूशन नाम का वर्ड ही नहीं था। जी जी। सबसे पहले पॉल्यूशन नाम आया जिस समय राज कपूर की फिल्म आई राम तेरी गंगा मैली। अच्छा, उस समय गंगा का खाली समस्या थी कि गंगा उस समय पॉल्यूटेड हो रही थी, और उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट में, तो इसलिए ला रहा हूँ कि हमने किया तो सब कुछ, लेकिन वो इफेक्टिवनेस नहीं हुई। अगर हमने उस समय गंगा एक्शन प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो किया होता और ये चेक कर लिया होता कि गंगा तो साफ हम कर लेंगे, लेकिन बाकी अपनी सोर्स पॉल्यूटेड नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में कोई भी मेरे को बता दे हिंदुस्तान का कौन सा कोना ऐसा है जहाँ पे सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट फ्री है, बता दे, मैं तो वेलकम करूँगा। अगर उस समय गंगा एक्शन प्लान सिंसियरली फॉलो किया जाता, इम्प्लीमेंट किया जाता, तो आज हमारी बाकी चीजें बच जाती। उस समय हमारे देश में कोई सिटी पॉल्यूटेड नहीं था। अच्छा अच्छा। आज हमारे वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में हैं। इससे पूरे देश की जो पहले टूरिस्ट आता था या जो यहाँ पे हेल्दी पॉपुलेशन थी, आज वो कहाँ गई? आज वो टूरिस्ट भी यहाँ आने में डरता है कि मेरे को वहाँ के पॉल्यूशन से नुकसान ना हो जाए, मैं अपने कंट्री में ही बना। और अगर आज हमारे 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में आ गए हैं, तो बाकी कंट्रीज ने भी तो अपने सिटीज को सेफ बनाया हुआ है। जी जी जी। आज जिनेवा ले लीजिए या टोक्यो ले लीजिएगा, क्या वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती? नहीं, हम लोग इतने कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्या उससे हमने कुछ सीख ली? सबसे बड़ी तो यही बात है। सबसे अच्छा, इसमें खाली एक गवर्नमेंट को ब्लेम करने वाली बात नहीं है। हर आदमी को अपने अपने लेवल पे सोचना होगा। जैसे मैं ही हूँ, अगर मेरे को कोई बीमारी हो गई, नहीं, इसमें तो जनरली देखिए मोदी जी ने अच्छा भी किया काफी, कि कहा कि आप शौच बाहर ना करें, लेकिन ये जो नॉर्मल पब्लिक है ये उस तरीके से बात नहीं जा पाई, जबकि टॉयलेट्स भी बनाए गए। और इसमें गोपालगंज सबसे ज्यादा, इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम भी आया, बिहार में, कि सबसे ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए हैं वहाँ पर। नहीं, बनाना एक अलग चीज है जी, उसको इम्प्लीमेंट करना और फॉलो करना। ठीक है, गवर्नमेंट ने टॉयलेट बना दिए, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर यूज ना करें, प्रॉपर उसका मेंटेनेंस ना करें, तो इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है। अगर हम गंदगी कर रहे हैं तो उसमें हम उसका परिणाम भी भुगतेंगे। मतलब इसमें हम हर चीज को गवर्नमेंट को लेकर नहीं चल सकते। सही बात है, सही बात है जी। अगर गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन बना दी है, या हम सोचते हैं सपोज, क्योंकि अब जैसे मैं अपने को लेके चलता हूँ, मेरे पास जब मैंने 1994 में IVF का काम शुरू किया था, तो उस समय पेशेंट ना के बराबर थे, और आज पेशेंट्स की भरमार है। अब कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पे कि इनफर्टिलिटी नहीं है। दूसरा, उससे भी ज़्यादा गंभीर ये कि पहले जो कारण होता था इनफर्टिलिटी का, वो फीमेल में खाली ट्यूबल ब्लॉकेज होता था, मतलब उनकी यूटेरस की ट्यूब बंद हो जाती थी, उसकी वजह से होता था। आज जो कारण बन गया है वो है स्पर्म और एग का। आज अगर आदमी में स्पर्म नहीं होंगे, या उसके स्पर्म डिफेक्टिव हैं, या ऐसे ही एग नहीं होंगे, एग डिफेक्टिव होंगे, तो आगे की पॉपुलेशन तो वैसे ही अफेक्टेड। तो जनरल प्रॉब्लम क्या आ रही है? वॉल्यूम में कम हो रहा है या? नो नॉट प्रॉब्लम। जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था वो हुआ था DNA से। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी प्लेनेट पे लाइफ नहीं है, और लाइफ की शुरुआत हुई थी DNA से जी। और DNA पानी में सिंथेसाइज हुआ, क्योंकि उस समय उसकी सिंथेसिस की संभावनाएं अच्छी थी। और सबसे पहले यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल वाले एनिमल
जीव जिसको कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म जी पैदा हुए, उससे मल्टी सेलुलर बने। और आज हम जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बिलियंस ईयर्स में बनी। अगर हमारे पूर्वजों को कहा जाता था कि वो बंदर थे, तो वो बंदर भी एकदम नहीं आए, उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे डिस्टिंग्विश हुए सब। तो बेसिक जो अपना लाइफ मटेरियल है दैट इज डीएनए। अगर हमारा डीएनए सेफ रहेगा, अब जैसे मैंने स्पर्म और एग ओवम का कहा, उनका डीएनए खराब हो रहा है, और डीएनए का खराब हो गया तो लाइफ खत्म हो जाएगी। अगर अर्थ पे लाइफ तो इसमें तो अंकल ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मिक्सिंग भी काफी इफेक्ट डाल रहा है। जो आज हम खा रहे हैं वो हमको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। वो वही तो सब चीजें हैं। अगर हमारा जो लाइफ जैसे उसमें बनी जी, तो डीएनए सिंथेसाइज तब हुआ जब अपना सारे कॉन्स्टिट्यूएंट थे, हवा पानी साफ थे, ऑप्टिमम थे, और वो फिर आगे डेवलप भी हुए। जी जी। और इसी लिहाज से उस समय सॉइल भी अच्छी थी। उसके बाद धीरे धीरे वेजिटेशन स्टार्ट हुआ। देखा जाए लाइफ तो सबसे पहले पानी में ही शुरुआत हुई थी, लेकिन पानी से वो आज हम जो बिलियंस ईयर्स में आज हम जिस स्टेज में बने हुए हैं वो तभी हुए। लेकिन अगर ये हम मेंटेन नहीं कर पाए, अगर हम आज हम अपने को सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे लिए धरती पे अब शुद्ध हवा जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है वो नहीं रहेगी। और लाइफ नहीं रहेगी मतलब अच्छी हवा नहीं रहेगी, अच्छे खाना पीना नहीं रहेगा, तो आगे का मतलब हमको मतलब आपका ये कहना है कि मतलब हम ईटिंग हैबिट्स अगर इम्प्रूव कर लें और जो हमारा डे टू डे हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसको अगर हम प्रॉपर कर लें तो हम इससे बच सकते हैं काफी हद तक। नहीं, वो भी फिर साथ में ये भी ध्यान दें कि जो अपने फूड आइटम है, फूड चेन में या एनवायरनमेंट में, पानी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस आ गए हैं उनको सोर्स पे ही रोकना जरूरी है। जी जी। क्योंकि टॉक्सिक मीन टॉक्सिक ये कहीं भी हो सकता है, चाहे एयर में हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, वो तो हमारे आसपास कहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, अगर गाय ने घास खाई और घास पे अगर ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह इतना स्प्रे होता है, या मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पहले HIV नाम का बिल्कुल नहीं था, एड्स वायरस था। आज हम वर्ल्ड में चौथे नंबर पे एड्स के इंसिडेंस में आ गए हैं। क्यों? जब हमारा एड्स था ही नहीं, आज हम क्यों आ गए? और जिन कंट्री में शुरुआत हुई वहाँ पे नहीं है, तो हमने उस एड्स को फैलने में मदद करी। अब इस समय जो गवर्नमेंट, वो पब्लिक वाली बात आ जाती है, गवर्नमेंट किसी के पीछे नहीं लगी रही है, अपने इंडिविजुअल। अगर सपोज किसी पेशेंट को एड्स है या उसे कोई दूसरा इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरक्लोसिस को ले लीजिएगा, वर्ल्ड के कितने कंट्रीज में ट्यूबरक्लोसिस है, और हमारे कंट्री में, जबकि हमारे जब बच्चा पैदा होता है उसे BCG का टीका जरूर लगाया जाता है। जी जी। अब वो BCG का टीका भी एक तरह से बेकार हो गया है, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस करने वाला बैक्टीरिया है वो भी रेजिस्टेंट हो गया है, उसकी नई स्ट्रेन्स पैदा हो गई हैं। तो अपने को उस सब लिहाज से देखना है कि अगर आज की तारीख में जितने भी, जैसे मेरे पास जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, हम एक प्रोटोकॉल है कि उनको कुछ बायोमार्कर टेस्ट कराते हैं। अभी तो अंकल इस बार हम तो ऐसे ही अपना जर्नी में ही बात कर ले रहे हैं, तो अगर कोई साउंड अच्छे से ना आई हो तो हमें माफ करिएगा। नेक्स्ट टाइम हम माइक और कैमरे के साथ बात करेंगे। नहीं वही मैं तो बल्कि इसको ओपन, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। नहीं, मैं अपने सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो अच्छे से ना समझ पाए, उनको लग रहा है कि ये क्या आवाज हो रही है अगल बगल, बल्कि इसलिए मैं अपने सब्सक्राइबर को चाहेंगे हम अगर ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज, क्योंकि हम और मैं चाहूंगा कि आप रेगुलर अगर हमसे इंटरेक्शन अगर रखो तो काफी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी तो इनिशियल देखिए 6 क्लास से 12 तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद कॉम्पिटिशन में मैं क्लासेस दिले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ अगर अभी से अगर इनको बताया जाएगा एनवायरमेंट के बारे में, तो सबसे ज्यादा फाउंडेशन तो यही है। तो जी, देखा जाए
पर किसी मकान के बिल्डिंग तभी मजबूत होती है जब उसकी फाउंडेशन अच्छी होती है। अभी तो मैं देखिए आपको अभी ये डॉक्टर साहब हैं तो आपको मेडिकली काफ़ी चीज़ें बताई गई। अब नेक्स्ट टाइम मैं लॉयरों से मिलाऊंगा आपको, जो कि लीगली आपको सजेस्ट करेंगे कि जो पॉलिसीज़ डेली चेंज हो रही हैं, जैसे सीपीसी सीआरपीसी आप सुन रहे हो कि कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है, तो उससे क्या इफेक्ट आ रहा है सोसाइटी पे। तो ये सब चीज़ें जो आप डे टू डे आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली हम उसको नहीं देख रहे हैं, खाली हम न्यूज़पेपर में सुन लेते हैं हाँ ये चेंज हो गया। तो आदमी कहता है क्या है कि सेक्शन खाली इधर उधर हो गया होगा, तो ये ऐसा नहीं है। वो हमारे पॉलिटिकली क्या चेंज आ रहा है, ये सब चीज़ें हम लीगली भी स्टडी करेंगे, समझेंगे। अभी उसमें हम एक्सपर्ट नहीं हैं कि किसी हम एक्सपर्ट को देखेंगे जो कि हम उसमें हमको हेल्प कर पाए। तो आज हम अंकल से विदाई चाहेंगे और डॉक्टर अजय कुमार जैन जी हैं, इनसे फिर हम मिलेंगे जब भी मौका मिलेगा। और आप मुझे कमेंट करिएगा कैसा लगा अंकल का, आपको जो भी आपको नॉलेज मिली है। और अगर आप चाह रहे हो कि ये पर्सनली आपको पढ़ाएं, इसमें अगर कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप बताना, फिर मैं इनके पर्सनल मैं एक स्लॉट तैयार कर दूंगा, आप सेशंस या आपका ले लेंगे। तो उसमें लेकिन आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि आपके 10 लोग आए और फिर आप कहो कि अंकल बहुत बिजी रहते हैं, वो हमारे कहने पे तो आ जा रहे हैं, लेकिन भाई अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। फ्यूचर को कंसीडर करते हुए मैं तो इसके लिए हमेशा तैयार हूँ। हाँ, और चाहता भी हूँ कि आगे वाला फ्यूचर अपने इंश्योर्ड हो। हाँ ठीक है, तो थैंक यू। और फिर से हम लोग मिलेंगे पूरा एजुकेटर पे एक नए वीडियो के साथ, और कोशिश करेंगे कि कुछ एक नए टॉपिक से डिस्कशन स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।